अब यहाँ देखें ज़रा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, दो अलग अलग सॉलिड हैं यहाँ पर। और ये समझ लें पूरी की पूरी केमिस्ट्री का बेस्ट 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 टॉपिक्स हैं। तो इसको कवर करने के लिए मुझे एक पूरी राम कथा जिसको कहते हैं वो तैयार करनी पड़ गई। यानी कि मुझे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाते हुए तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ये जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। तो आपको याद कितना करना है एक तो वो मैं बताता चलूँ, और अपने शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पे उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड को इजी बनाना है वो भी मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो अब चलो पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप पहले एग्जाम्पल से याद करें, ठीक है। इसको डायरेक्टली जो है रट्टा मारना शुरू ना कर दें, पहले ज्योमेट्री मेल्टिंग पॉइंट, कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल को एंड में लिखते हैं। तो याद करने का बेहतरीन तरीका, सबसे पहले आप इसकी एग्जाम्पल को देख लें और उसकी एग्जाम्पल के थ्रू आप आगे चलें। तो एग्जाम्पल क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की? आप शुगर, चीनी, NaCl, डायमंड, मेटल, ये चारों चीज़ें आपने देखी होंगी अपनी आम जिंदगी में। तो आपने उसकी शेप भी देखी होगी, इसलिए आपको ये पता होगा। अच्छा, अब एमोर्फियस सॉलिड क्या? एमोर्फियस सॉलिड आपने देखा होगा गिलास, प्लास्टिक, रबड़, ग्रेफाइट, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो भी आपने सारी देखी होंगी। तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी नीचे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो अब ज्योमेट्री की मैं बात करूँ तो ज्योमेट्री देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, डेफिनेट शेप है, यानी कि ऐसी शेप है क्रिस्टलाइन के अंदर जिसके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया MCQs का, कि वो कौन से सॉलिड होता है जिसके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर डेफिनेट शेप होती है। सिंपल आपका जवाब होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं, ऐसी नहीं है। चारों एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखे हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायमंड आपके जो है वो ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आपको सिंपल डायमंड भी टिक करना है, क्योंकि ये भी 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल है, ये भी, ठीक है। एमोर्फियस की अगर मैं बात करूँ तो एमोर्फियस के अंदर देखो ऐसा कोई सीन नहीं है, हैव नो डेफिनेट शेप। उसकी शेप भी कुछ इस तरीके से होती है, रबड़ की, प्लास्टिक की, बिल्कुल अजीब सी होती है ना, बिल्कुल नरम नरम सी होती है, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होती। अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पाया जाता है किसके अंदर? NaCl के अंदर। तो NaCl चलो मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कि NaCl जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसकी एग्जांपल मैं NaCl पकड़ के चलता हूँ। तो NaCl का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्लेविज की मैं बात करूँ तो क्लेविज जो होता है वो सबसे पहले तो समझते हैं क्लेविज क्या होता है, ठीक है। क्लेविज बताता हूँ, देखो ये आ गया इसका मीनिंग। क्लेविज ये होता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर क्रिस्टल्स आर आइडेंटिकल इन शेप इज कॉल्ड क्लेविज। यानी कि जब ये कोई बड़ा क्रिस्टल सा ये जो शेप है ना, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो जब ये टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये अपने बिल्कुल सिमिलर जितना बड़ा टुकड़ा जो था ना उसकी शेप में होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है ये छोटे छोटे टुकड़े। तो आप जब भी कोई, अगर आपने देखा होगा नमक को, तो अगर आपने किसी मतलब एक गुच्छा होता है नमक का, उसको आपने तोड़ा हो, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है तो उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है उस बड़े वाले गुच्छे की तरह। चीनी का भी हिसाब किताब है, मोटी चीनी को ले लें, उसको तोड़ें, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े में जब चीनी शुगर टूटेगी तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, यानी कि बिल्कुल सेम होगी अपने बड़ी चीज़ की तरह। तो उसका मतलब होता है क्लेविज। अब आपको क्लियर हो गया। तो क्लेविज किसके अंदर पाया जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। और प्लास्टिक के अंदर कोई ऐसा सीन नहीं होगा। रबड़ के अंदर क्या क्लेविज होगा? वो तो खुद ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या बताएं, ठीक है। आइसोट्रॉपी, तो आइसोट्रॉपी क्या है ये देख लो, और अनआइसोट्रॉपी क्या है ये भी देख लो। तो यहाँ देखो कि आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन भी आ जाती है ना, इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी कि आइसोट्रॉपी वो है जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो हर डायरेक्शन में। अनआइसोट्रॉपी वो है जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो डिफरेंट डायरेक्शन में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। आइसोट्रॉपी वो जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो सारे डायरेक्शन में, और अनआइसोट्रॉपी जहाँ वो जाकर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो सिंपल अगर आपको यहाँ देखो तो यहाँ जो है वो अनआइसोट्रॉपी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होती है, और आइसोट्रॉपी जो है वो एमोर्फस सॉलिड के अंदर होती है। क्योंकि प्लास्टिक जो होती है, अगर प्लास्टिक की मैं बात करूँ, रबड़ की मैं बात करूँ, तो उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर सेम होती है, ठीक है ना। तमाम डायरेक्शन के अंदर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि
एक है नमक, एक है चीनी, एक है डायमंड। तो भाई उन तमाम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक, रबड़, ये इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होंगी यार। तो इसलिए इसको आइसोट्रॉपी कहते हैं और इसको अनआइसोट्रॉपी में रखते हैं। ठीक है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद आप ये मत समझ लेना कि मैं इसकी अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो आप लिखते हैं ना कि भाई इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका शेप कैसा है, और ये तमाम चीज़ें लिखते हैं, मैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ इस पॉइंट में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की अलग अलग फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि यार और क्लियर करता चलूँ तो मैं बताऊँ, ये आपने शुगर ले ली, तो शुगर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, NaCl की अलग हैं, डायमंड की अलग है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ज़्यादा होता है, NaCl का उससे कम होता है, मेटल का अलग होता है। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ सेम है, अलग अलग है ना। तो इसलिए इसको हमने अनआइसोट्रॉपी में रखा है, क्योंकि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। आइसोट्रॉपी क्यों रखा है मैंने अमorphous सॉलिड के अंदर, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ, गिलास को ले लूँ, प्लास्टिक को ले लूँ, ग्रेफाइट को ले लूँ, रबड़ को ले लूँ, इनकी आप फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी करो, इन सब की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सिमिलर आपको नज़र आएंगी। ठीक है। और बिल्कुल करीब करीब, जो अगर थोड़ा सा डिफरेंस अगर होगा भी तो बहुत करीब करीब जो है वो डिफरेंस होगा, लेकिन सबकी जो एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सबकी सेम होंगी, इसलिए हम इसको आइसोट्रॉपी में लिखते हैं। अब साइमेट्री, साइमेट्री क्या चीज़ है ये देख लो। तो उसकी डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा पूछी गई है, वो ये है कि व्हेन क्रिस्टल रोटेटेड इन ओन एक्सिस देयर अपीयरेंस डज नॉट चेंज। अब यहाँ अपीयरेंस की बात की जा रही है, वहाँ अपीयरेंस की बात नहीं की जा रही, यहाँ अपीयरेंस की बात की जा रही है। तो जब क्रिस्टल जो है वो रोटेट करता है, जब क्रिस्टल जो है, एक समझ लो ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये आपका एक आ गया क्रिस्टल। तो अब ये क्रिस्टल अपने बीच से, यानी कि ओन एक्सिस से जब ये रोटेट करेगा इस तरीके से, ठीक है, ये जब मुड़ेगा तो इसकी कैसी शेप होगी, इसकी कैसी अपीयरेंस होगी। सिंपल, इसकी जैसी ये था ना इस शेप में, वैसी इसको रोटेट करने के बाद भी इसकी ऐसी शेप होगी, क्योंकि शेप ये चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज। ठीक है ना। तो ये जा रही चीज़ है। तो यही जो है वो सिमेट्री जो होगी, क्लेविज मतलब NaCl, शुगर, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जितने भी सारे सिमेट्री परफॉर्म करते हैं, और ये जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह का मैंने आपको बताया कि अगर उसको ऑन एक्सिस से घुमाया जाए तो उसकी शेप सेम नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है। किले की अगर मैं बात करूँ तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये किले है इस टाइप की, ठीक है, तो अगर मैं इसकी ऑन एक्सिस से घुमाऊँ इसको इधर से उधर, तो इसकी जो है वो जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट होगी, और ये जो है वो सिमेट्री नहीं कहलाएगी। लेकिन इसकी मैंने आपको बता चुका हूँ इधर कि इसको अगर घुमाऊँ तो इसकी जैसी जैसी शेप थी, जैसी जैसी अपीयरेंस थी, वैसी घुमाने के बाद भी सेम रहेगी, इसलिए जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, वो ये है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। अब देखो इसको किस तरह आपको याद करना है। देखो इसकी पहले तो डेफिनेशन देख लो इसको, ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं। आइसोमॉर्फिज्म व्हेन टू सब्सटेंस हैव सेम क्रिस्टल इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। यानी कि अगर आपके पास कोई दो सब्सटेंस है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये दो सब्सटेंस है आपके पास, अगर इनका जो है वो बिल्कुल ये एक ही क्रिस्टल है, यानी कि इसका जो क्रिस्टल का नाम है बिल्कुल एक ही होगा, दो सब्सटेंस अलग अलग हैं लेकिन नाम एक है, तो हम इसको कहेंगे आइसो, क्योंकि आइसो निकला ही एक से और पॉली निकला है बहुत सारे से। तो आइसो मतलब वही कि इसका जो ये सेम क्रिस्टल होगा टू सब्सटेंस का, क्योंकि दो सब्सटेंस आ गए और इसका एक होगा इसका शेप का नाम। तो यहाँ देखो इन दोनों सब्सटेंस का शेप जो है वो क्यूबिक है, इन दोनों सब्सटेंस का नेम जो ट्राइगोनल है, इन दोनों सब्सटेंस का नाम ऑर्थोम्बिक है। तो ये जो आपको एग्जाम्पल्स भी याद करनी है कि भाई ये जो एग्जाम्पल्स हैं पेपर में आती हैं, ठीक है ना चाहते हुए भी ये तीनों एग्जाम्पल्स आ चुकी हैं और आती हैं, फ्यूचर में भी आती रहेंगी। तो ये याद कर लो, इसके ये भी याद कर लो नाम ना। तो ये होती है सारी आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अब बहुत ईजी हो गया, इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि व्हेन वन सब्सटेंस हैव टू क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका यहाँ दो सब्सटेंस है, यहाँ पर एक सब्सटेंस होगा और इसके दो शेप्स होंगी, यानी कि टू क्रिस्टल्स होंगी, उसको हम कहेंगे भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म से सिंपल। तो ये चीज़ आ चुकी है, ये चीज़ आ चुकी है, और ये बिल्कुल जो है वो बहुत सिमिलर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना लाजमी है।